आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल, जो हमारे भारत से करीबन दुगना है, वो अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का 8-10% ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन पानी में तैरने वाले ये छोटे छोटे से जीव धरती की 50 से 70% ऑक्सीजन बनाते हैं और समुद्र की पूरी दुनिया इन्हीं पर निर्भर करती है। ये साइज में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन हमारे क्लाइमेट को इतने बड़े स्केल पर अफेक्ट करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अरबों साल पहले इन जीवों ने ही धरती पर पहली बार ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी, वो ऑक्सीजन जिसकी वजह से आज धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ संभव हो पाई। ये है फाइटोप्लैंक्टन्स की दुनिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में धरती के इन्हीं अनजाने हीरोज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले प्लैंक्टन्स के बारे में समझते हैं। प्लैंक्टन्स पानी की सतह पर पाए जाने वाले वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि लहर के साथ ही घूमते रहते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते कि अपनी मर्जी से तैर सकें। अगर इन्हें कैटेगराइज किया जाए तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स तो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक पौधे जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब इन सूक्ष्म पौधों की भी हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे डाइएटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स और साइनोबैक्टीरिया। किसी बड़ी पेड़ की तरह ही ये छोटे छोटे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि धरती की लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इतनी बड़ी स्केल पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आज के टाइम पे हमारे वातावरण में काफ़ी ऑक्सीजन है, लेकिन हमारी धरती का वातावरण हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नाम मात्र की भी नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसे आज हम द ग्रेट ऑक्सीडेटिव इवेंट के नाम से जानते हैं। और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पृथ्वी के शुरुआती दिनों में, लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी का जन्म ही हुआ था। तब इसका वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। उस समय पृथ्वी के वातावरण में मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसें तो थी, लेकिन ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं थी। यही कारण था कि शुरुआती समय में पृथ्वी पर जीवन का कोई निशान नहीं था। फिर करीबन 3.8 अरब साल पहले समुद्र में पहली बार जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे दूसरे मिनरल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते थे, यानी कि वो एक अनएरोबिक जीवों की दुनिया थी। फिर अचानक करीब 2.7 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम का एक अनोखा जीव इवोल्व होता है, जो कि एक फाइटोप्लैंक्टन था। इन जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति थी और वो थी फोटोसिंथेसिस की शक्ति। यानी ये जीव सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऊर्जा बना सकते थे और इसके बदले में निकलती थी ऑक्सीजन। करोड़ों सालों तक ऐसे ही ऑक्सीजन बनती रही और समुद्रों में घुलती रही। और फिर जैसे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ने लगी, ये बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगे, जिससे धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया, पृथ्वी पर कई बड़े बदलाव होने लगे। उस समय के अधिकांश सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते थे, वो इस नए वातावरण में जीवित नहीं रह पाए और उनमें से ज़्यादातर का विनाश हो गया। लेकिन साथ ही नई तरह के जीवों का जन्म होना शुरू हुआ, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे। 2 से 2.5 अरब साल पहले हुए इस ग्रेट ऑक्सीडेटिव इवेंट के बाद वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना शुरू किया। इस बदलाव ने भविष्य में जीवन के विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार कर दिया था और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने के कारण ही जटिल और बहुकोशिकीय जीव का विकास संभव हो पाया। इसी ने आगे चलकर पौधों, जानवरों और मनुष्य के विकास की नींव रखी। ये फाइटोप्लैंक्टन आज भी समुद्री दुनिया को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ओशियन फूड चेन में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जो काम जमीन पर पेड़ पौधे करते हैं। अब अगर जमीन से पेड़ पौधे ही खत्म हो जाए तो जमीन पर रहने वाला हर जीव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। उसी तरह समुद्र से अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा समुद्री इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इन फाइटोप्लैंक्टन्स का काम शुरू होता है सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाने से। फिर इन्हें समुद्र में रहने वाले छोटे जीव और मछलियां खाती हैं और फिर उन छोटे जीवों को बड़े समुद्री जीव खाते हैं और इस तरह से ये पूरी फूड चेन कंप्लीट होती है। मरने के बाद ये फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र के नीचे बैठ जाते हैं
जहाँ बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स और कार्बन की रिसाइक्लिंग हो जाती है। वहीं जो फाइटोप्लैंक्टन नीचे तली में चले जाते हैं, उनमें कार्बन ट्रैप होकर रह जाती हैं और इस तरह मरने के बाद भी ये हमारे क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम करते हैं। पर आजकल हो रहे क्लाइमेट चेंज का असर इन पर भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं इनकी संख्या कम होती जा रही है, तो कहीं कहीं इतनी ज़्यादा कि दूसरे जलीय जीवन पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसान नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और इन छोटे छोटे जीवों के योगदान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ये है अमेज़न जंगल, जो हमारी इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन। ये इतना बड़ा है कि हमारे भारत से करीबन दुगने एरिया में फैला हुआ है, और जितना आप सोच रहे हो ये उससे कहीं ज़्यादा घना और रहस्यमयी है। क्योंकि ये केवल एक जंगल नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अभी तक सारी बातें नहीं जानते। यहाँ पर जीव जंतुओं की ऐसी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो हमें दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। आज के समय का सबसे बड़ा सांप हरे एनाकोंडा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े हार्पी ईगल तक यहाँ पाए जाते हैं। ये जंगल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। इसे धरती के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे जितने ऑक्सीजन बनाते हैं, उसमें से करीबन 20% ऑक्सीजन इस जंगल से आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको इसी जंगल के रहस्यों के बारे में बताते हैं। Nature is not a place to visit, it's our home. All that we see, animals, insects disappearing into their surroundings. All of this is world of the wild. 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां इसका करीब 60% हिस्सा फैला है। ये जंगल हमारी धरती का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जहाँ साल भर नमी बनी रहती है, जिसके चलते वहाँ पर कभी भी बारिश गिरने लगती है। मतलब ये कि इन जंगलों में कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, हर रोज या हर हफ्ते बारिश होती रहती है। ये जंगल काफ़ी घने होते हैं, इतने घने कि बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुँचने में भी मिनटों लग जाते हैं। और कुछ एरिया तो इतने घने होते हैं जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। इन एरियाज में सूरज की 1% रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है। अपने इसी गर्म और नमी वाले वातावरण के कारण यहाँ पर काफ़ी अलग अलग किस्मों के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अभी तक खोजी गई प्रजातियों में से हर 10 में से एक प्रजाति इस जंगल में रहती है। अभी तक यहाँ करीब 40,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं, और अगर गिनती की बात करें तो यहाँ करीबन 390 अरब पेड़ हो गए, करीब 1300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 1200 मछलियों की प्रजातियाँ, 400 सरीसृप और 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियाँ यहाँ पर खोजी जा चुकी हैं। ये जंगल बाहर से सुनने में जितना आकर्षक लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जानवर भी हद से ज़्यादा खतरनाक और जहरी हो सकते हैं। जैसे अमेज़न में पाई जाने वाली ये छोटी छोटी चींटियाँ, जो धरती पर पाई जाने वाली सभी चींटियों से बड़ी होती है। ये करीब 4 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है, और जो लोग इनका शिकार हुए हैं वो बताते हैं कि ये जब डंक मारती है ना, तो इसका दर्द इतना होता है जितना गोली लगने के बाद होता है, और इसलिए इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। दूसरा मिलिए इन जंगल में पाए जाने वाले इन डार्ट मेंढकों से, जो चमकीले रंग के होते हैं और इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इस जंगल में सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। इसी जंगल के बीच से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर भी बहती है, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और 350 फीट गहरी है। ये नदी घर है खूंखार एलिगेटर्स का, जो इस नदी में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस नदी में इलेक्ट्रिक ईल भी पाई जाती है, जो अपने से बड़े जानवरों को बिजली का झटका देकर खत्म कर सकती हैं। इसी नदी में पिंक डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, जो काफ़ी समझदार होती हैं। और वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन इंसानों पर हमला भी कर देती है। ये तो बात हुई जीव जंतुओं की, लेकिन इस जंगल में करीब 350 जनजातियों के 3 करोड़ इंसान भी रहते हैं। इन 350 में से 60 ऐसी जनजातियां हैं जो अभी तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई है, और अगर कोई इंसान इनसे संपर्क करने की कोशिश भी करता है तो वो उस पर हमला भी कर देते हैं। 1961 में ऐसी एक जनजाति ने
ब्रिटिश एक्सप्लोरर रिचर्ड मेसन को हमला करके उसे मार दिया था। पहले काफ़ी लंबे समय तक ये माना जाता था कि अमेज़न में ज़्यादा इंसान नहीं रह सकते, लेकिन 1942 में यहाँ करीबन 80 लाख इंसान रहते थे और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि लगभग 11,000 साल पहले पहली बार यहाँ इंसान बसा होगा। 1900 के आसपास जब बाहरी इंसानों ने इस जंगल में जाना शुरू किया तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर गए, जिसके चलते जनजातियों के लाखों लोग मारे गए थे। 1900 के आसपास जहाँ इनकी संख्या 10 लाख में थी, 1980 तक आते आते बीमारियों के कारण ये सिर्फ 2 लाख रह गए थे। यहाँ की बहुत सी जनजातियाँ आज भी ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इन जनजातियों के बीच में युद्ध और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। 1970 के दशक में जब इन जंगलों की कटाई शुरू हुई तो कुछ रहस्यमय विशाल आकृतियों का खुलासा हुआ, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी हैरान रह गए। इन आकृतियों को देखकर ये अनुमान लगाया गया कि ये प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए होंगे, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था। इन आकृतियों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। जियोग्लिफ्स वे विशाल डिजाइन और आकृतियाँ होती है जो जमीन पर उकेरी गई होती हैं। ये अक्सर जमीन को खोदकर या मिट्टी को हटाकर बनाई जाती है ताकि एक विशेष आकार उभरकर सामने आ सके। आमतौर पर इन्हें केवल हवाई दृश्यों से देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ आकृतियाँ बहुत बड़े एरिया में फैली होती हैं। अब बात आती है कि इतने बड़े जंगल को फलने फूलने के लिए पोषक तत्व मिलते कहाँ से हैं? तो उसका जवाब है सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान से धूल और रेत के विशाल गुब्बार उठते हैं। ये धूल हवा के साथ उठकर अमेज़न तक पहुँचती है और इस धूल में भारी मात्रा में फास्फोरस मौजूद होता है, जो कि इस जंगल की धरती को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाता है। नासा ने कैलिप्सो सैटेलाइट की मदद से इस धूल की मात्रा को मेजर किया था। इस डाटा के अनुसार सहारा से करीबन 182 मिलियन टन धूल उड़ती है, जिसमें से कुछ धूल बीच में अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है और करीब 27 मिलियन टन धूल अमेज़न में जाकर गिरती है और इसी धूल से जंगल की पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। लेकिन अगर सहारा के कुछ हिस्सों में बारिश हो जाती है तो ये धूल काफ़ी कम मात्रा में जंगल तक पहुँच पाती है। अवैध खनन, लकड़ी की कटाई जैसे कारणों से अमेज़न तेजी से समाप्त हो रहा है, जो न केवल यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों को नष्ट कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न की अद्भुत दुनिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।